बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि स्टूडेंट को ये ट्रस्ट हासिल हो कि जिससे हम लेक्चर ले रहे हैं कि वो इतनी काबिलियत रखता है कि हमें लेक्चर दे सकता है। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 5 MA किए हैं। MA इस्लामियत, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस और MA पाकिस्तान स्टडी। छठा MA उर्दू का रिज़ल्ट वेटिंग में, 7वीं डिग्री IR एजाज़ी, 8वीं LLB की। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। तमाम डिग्रियाँ पंजाब से हासिल की हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में आपसे अपील ये करूँगा कि सब देखने वाले ख़ुद अपने घर वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, सोशल मीडिया के ज़रिए जो उनका कंटेक्ट है उन सब से गुजारिश करें कि सब मिलकर हम जो है इज्तिमाई तौबा करें अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह हमसे नाराज़ है। वो नाराज़ है तो हम पे ये सैलाब की तबाहियाँ, ये तूफ़ानी बारिशें, ये सब, ठीक है। तो हम सब मिलकर अल्लाह ताला को मनाएं कि ए हमारे रब, हमसे लाजमी कोई ना कोई गलती हुई है जिसकी वजह से तो हमसे इतना नाराज़ है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो तबाही हो रही है। तो सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करना कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम महबूब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अजमईन, उन सब के सदक़े से जो है हमें माफ़ फरमा और हम पे रहम नाज़िल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वो सीरीज़ किसके मुतालिक है? वो है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, फोरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी, यानी फ़ौजदारी प्रैक्टिस के हमने सारे के सारे जो हैं वो उसके अंदर जितने भी छोटे से लेकर बड़े, स्टार्ट से एंड तक हमने इसमें पढ़ना है, ठीक, फ़ौजदारी का। मगर हमने इसके अंदर एक पैटर्न ये हमने जो है वो शेड्यूल वो बनाया कि 2 लेक्चर हुआ करेंगे फोरेंसिक साइंस यानी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के, और 4 लेक्चर हुआ करेंगे जो आपकी LLB का टेक्स्ट है, ताकि वो भी कवर होता रहे, साथ साथ ये भी कवर होता रहे। मेरी गुजारिश स्टूडेंट से यही होगी कि आप सबके सब जो हैं वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही तमाम किताबें पढ़ कर आएँ, ताकि जिस टाइम आप प्रैक्टिस के अंदर आएँ तो आपको किसी से पूछना ना पड़े, आप एक पॉलिश्ड पर्सनैलिटी हों, मंजे हुए वकील हों, ठीक है। वरना आपको 5-7 साल लग जाएंगे सिर्फ सीखने में, और आपका इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा। इस 3 साल 5 साल जो आपके पास, अब तो 5 साल टाइम है, इस 5 साल को ज़ाया ना करें मेरे भाई। इस चीज़ को समझे, 5 साल बड़े कीमती हैं। आप तैयारी बेशक गाइड बुक से कर लें, मगर साथ साथ तमाम बुक्स पढ़ें, ठीक है। इतनी बुक्स पढ़ें ताकि आपको सब आती हों, ठीक है। उसके अलावा ये लेक्चर सुने। इस लेक्चर के देखिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये नोट्स का मतलब क्या है कि हम जो आपको ये जो लेक्चर देते हैं ना, बेशक वो फोरेंसिक साइंस का या कोई, वो एक किताब से नहीं होता, वो पता नहीं कितनी किताबों से होता है, जिसके अंदर पाकिस्तानी भी बुक्स हैं, इंडियन बुक्स भी हैं, उनके एक एक नुक्ते निकाले हुए हैं जो हमने अपने अपने अलग नोट्स जो है वो बनाए हुए थे। उन नोट्सों के ज़रिए से हम आपको ये देते हैं। इसमें एक एक लाइन आपको बताई जाती है। तो इसका मकसद है कि एक लेक्चर जो आप सुनते हैं वो सिर्फ एक किताब का लेक्चर नहीं है, वो उस टॉपिक के मुतालिक तकरीबन सब बड़ी बड़ी जो है वो ऑथेंटिक और मेजर बुक्स का जो लेक्चर होता है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ इंजरीज। सबसे पहले तो ये कि लॉ ऑफ क्रिमिनोलॉजी, लॉ ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और लॉ ऑफ फोरेंसिक साइंस, ये एक ही लड़ियाँ हैं यूँ आपस में, ठीक है। ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर इसको बड़े सेंस पे देखें, मेजर सेंस पे देखें तो ये एक चीज़ है, ठीक है। मगर अगर इसको हम सब लेवल पर ले आएँ तो फिर ये अलग अलग बन जाती है। तो हम देखते हैं कि हमने देखा था कि लॉ ऑफ इंजरीज देख रहे थे फोरेंसिक साइंस में, हमने इसमें एब्रेशन देख ली थी और ब्रूसेस देख ली थी। आज हम देख रहे हैं इसकी तीसरी किस्म वूंड। अब इस वूंड की 3 मजीद किस्में होगी। एक होगा इनसाइज वूंड जो क्लीन कटेड होगा, यानी तेज़ धार जो है आले से इसका क्लीन कट होगा। आगे पंक्चर वूंड यानी पेनिट्रेटेड वूंड होगा, इसमें कोई हथियार अंदर पेट में घूंप दिया गया होगा, जिस्म के किसी हिस्से में घूंपा गया होगा। तीसरा है लेसिरेटेड वूंड, ऐसा वूंड जिसमें चिथड़े हो गए होंगे, कुचल दिया गया होगा, वो वाला वूंड। तो आज हम अभी पहला देखते हैं कि इनसाइज वूंड। आज हम यहाँ पे इस लेक्चर में सिर्फ 2 वूंड देखेंगे, इनसाइज वूंड और पंक्चर वूंड यानी घोंपने वाला, इसको स्टैब वूंड भी कहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि इनसाइज वूंड कि इसकी पहली क्या है कि इट इज़ काज्ड बाय ए शार्प वेपन सच एज नाइफ, ब्लेड, चॉपर, डैगर etc। ये जो है तेज़ धार आले से दिया जाता है। मिसाल के तौर पर चाकू हो गया, खंजर हो गया, ब्लेड हो गया, ठीक है, इस तरह के, चॉपर, टोका वगैरह हो गया, इस चीज़ से। इसकी दूसरी पहचान ये है कि यानी मेडिकल रिपोर्ट में जब भी इनसाइज वूंड लिखा होगा तो आपने अपने जहन में पहले देख लेना, ये मेडिकल रिपोर्टें हम पढ़ रहे हैं साथ साथ,
कि आपको जो आप प्रैक्टिस में आएंगे आपको हर रोज़ कोई ना कोई लड़ाई झगड़े की, कत्ल वगैरह की, इन चीज़ों की जो है आपको रिपोर्टें होगी आपके पास मेडिकल। फिर आपको पता होगा कि मैंने इंसाइज वुंड देखा था, उसका मतलब क्या था। इंसाइज वुंड हमेशा तेज़ धार आले से दिया जाता है, जैसे चाकू, खंजर, इन चीज़ों से। दूसरी इसका ये है कि इस इंसाइज वुंड का कि इंसाइज वुंड इज़ ग्रेटर देन द एज ऑफ द वेपन, कि इंसाइज वुंड जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, जो उसके हथियार के किनारे होंगे। कैसे? देखो ये हथियार है, ठीक है, यानी ये तेज़ धार आले से, यानी खंजर चाकू लेकर किसी ने किसी को यूँ मारा, ठीक है। अब जो यूँ मारा तो जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर यूँ आके लगा, ठीक, देखो अब मैं इस पर जोर दे रहा हूँ ना स्किन पे, देखो आप ये इसको गौर से देखें कि स्किन अंदर दबती जा रही है, तो हमारी स्किन इलास्टिक है, लचकदार है। लचक होने की वजह से हमारी स्किन पे ज़ख़म कम आता है, यानी जो हथियार है वो छोटा है मगर स्किन जल्दी खुल जाती है, अपने आप को ओपन कर देती है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है स्किन के अंदर। तो इसलिए इसका जो ज़ख़म होगा, इसके जो किनारे होंगे वो एजेस इसके बड़े होंगे बनिस्बत जो हथियार के एजेस हैं। यानी हम मार चाकू से रहे हैं मगर देखने में ज़ख़म ऐसा आएगा पता नहीं कितना कोई चौड़ा किस्म का जो हथियार था। दूसरा है कि लेंथ इज़ ग्रेटर देन डेप्थ, इसकी जो लेंथ होगी ना इंसाइज वुंड की, ये इसकी लंबाई ज़्यादा होगी और इसकी क्या नाम है, इसकी जो गहराई है वो कम होगी। कैसे? जब कोई किसी को चाकू मारता है, खंजर मारता है, देखो यूं खंजर उसने मारा यूं और यूं मार के यूं उसने किया, ठीक है, तो उसने यहाँ से लेकर ऊपर से नीचे तक उसको चीर दिया। इसकी लंबाई यानी उसने ताकत ऊपर से नीचे तक यूं लगाई तो इसकी लंबाई बढ़ गई मगर गहराई कम हुई। एक बड़ा कीमती इसमें अहम नुक्ता कि इसकी गहराई इन ज़ख्मों की स्टार्टिंग पॉइंट पे ज़्यादा होती है, फिर ऐसा ऐसा गहराई कम होना शुरू हो जाती है और हत्ता के गहराई जो है बिल्कुल हत्ता के सुपरफिशियल स्किन तक रह जाती है, ऊपर की हल्की सी खाल तक रह जाती है। तो पता क्या चला, इसकी गहराई कम होगी, लंबाई ज़्यादा, क्योंकि वो खींच के ऊपर से यूँ मार रहा होता है, ठीक है, यूँ अटैक कर रहा है, तो लंबाई ज़्यादा होगी। और गहराई कहाँ पे ज़्यादा होगी? जहाँ पे उसने स्टार्ट में मारा था वहाँ पर ज़्यादा होगी। द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ मोर डीप एज कम्पेयर टू द टेल पॉइंट, उसके आखिरी पॉइंट से ज़्यादा जो है वो स्टार्ट का पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा गहरा होगा, ठीक है। तो इसके ज़ख्म की क्या है कि लेंथ इज़ ग्रेटर देन द डेप्थ। दूसरा है कि लेंथ इज़ माइनर काउंटेबल, जो उसकी लेंथ है वो अहम है कि उसने कितनी लेंथ वो लगाई है, उस लेंथ के ज़रिए हमें फिर उसकी हथियार की पहचान होती कि हथियार कैसा था, वो हम आगे देखते हैं। मगर इसकी जो डेप्थ है ना वो काउंटेबल है। तो डेप्थ इज़ काउंटेबल एज पर डैमेज इंडिकेटिंग द शार्पनेस ऑफ द वेपन, द फोर्स अप्लाइड बाय द अक्यूज एंड द इंटेंशन बिहाइंड दिस अटैक ऑफ द अक्यूज्ड। कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो उसकी जो डेप्थ है ना वो ज़्यादा कीमती है। क्यों? कि सबसे पहले तो ये बताएगी वो कि उसका डैमेज कितना हुआ है, फिर क्या बताएगी कि शार्पनेस, कि कितना गहरा किस्म यानी कितना तेज़ हथियार था। अगर तो कम धार हथियार था कि लेस शार्प था, ब्लंट टाइप था, तो वो अंदर ज़्यादा नहीं घुपेगा, यानी अंदर ज़्यादातर नहीं कट करेगा। अगर ज़्यादा अंदर तक गहराई ज़ख्म की आई है तो वो क्या ज़ाहिर कर ली कि बड़ा तेज़ धार हथियार था। दूसरा फिर फोर्स को, कि जो थ्रश फोर्स अप्लाई करता है अक्यूज, जो मुलजिम अप्लाई कर रहा है, मारने वाला जो एजल्ट जो अप्लाई कर रहा है, वो उससे भी पता चलता है उसने कितनी ताकत लगाई थी, तभी तो वो ज़ख्म इतना गहरा गया। फिर है इंटेंशन, उसकी इरादा क्या था। अगर तो उसने बहुत गहरा ज़ख्म दिया है तो उसकी जो इंटेंशन था वो क्या था कि आप जाहिर कर सकते हैं कि उसने जानबूझकर उसको इतना तेज़ मारा था कि उसको जान से मारने वाला था। आगे है दी एजेस आर, इस अगला इसका है कि एजेस, इफ एजेस आर क्लीन कटेड नो ब्रूजेस आर फाउंड, व्हेन एजेस आर नॉट क्लीन कटेड दी ब्रूजेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अगर किनारे तेज़धार हथियार से कटे होंगे तो आपको किनारों के इर्द गिर्द ब्रूजेस, नील, सोजिश नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो फौरी कट चुके हैं, ठीक है। और अगर वो तेज़ धार आले से नहीं कटे होंगे बल्कि वो किसी लेस शार्प वेपन से कटे होंगे या ब्लंट टाइप जो है उसके एजेस होंगे, कम धारदार होंगे, तब उसके जो है हम देखेंगे कि जो किनारों के गिर्द जो है वो ब्रूजेस होंगी, उस पर नील पड़े होंगे और वहाँ पर जो है आपको सोजिश भी नज़र आएगी।
आगे है कि इफ़ नाइफ वाज लूज, ठीक है, यानी इफ़ नाइफ वाज लूज, ठीक, अगर जो चाकू था वो लूज था, यानी हाथ के अंदर हल्का सा यूँ पकड़ा हुआ था, तो तब उससे जो जो वो लगेगा हथियार, जो उस पर अटैक होगा, जो ज़ख़म आएगा वो इर्रेगुलर होगा, ठीक है, ज़्यादा रेगुलर नहीं होगा। अगर मजबूती से पकड़ के फिर यूं करके मारा गया तो फिर रेगुलर पैटर्न के अंदर जो है वो उसका आएगा। तो यानी आपको ज़ख़म का पैटर्न भी बताता है कि उसने कितनी मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर मजबूती से ये भी पता चलता है कि जो अक्यूज़ड है, मारने वाला जो शख्स है, वो कितनी जिसामत का था, तगड़ा था, भारी था, किस किस्म का था, ये कमज़ोर था। फिर है कि इफ़ स्किन वाज लूज लाइक स्क्रोटम, आर्म पिट, देन थिन लेयर ऑफ मसल फाइबर विच आर लूजली यूनाइटेड टू द स्किन काज इरेगुलरिटी ऑफ एजेस, ठीक है। तो अगर स्किन जो थी वो लूज थी, जिस तरीके से बगलों की स्किन हो गई, ठीक है, पेट के निचले हिस्सों की हो गई, ये मेल के जो जेनिटल टेस्टिस होते हैं, ठीक है, उसका जो स्क्रोटम होता है, तो उस जो थैली होती है स्क्रोटम की, उसकी जो स्किन के ऊपर अगर किसी ने अटैक किया तो वहाँ पर जो उसके जो ज़ख़म आएंगे, जो किनारे कटे होंगे, वो इरेगुलर होंगे, क्योंकि लूज स्किन के अंदर जो है ना, वो जो अपर स्किन होती है ना, वो सबक्यूटेनियस के साथ जो निचली स्किन होती है उसके साथ जो है वो टाइटली अटैच हुई पड़ी होती है। इसलिए जब ऊपर वाली काटी जाती है तो फिर वो खुरदरापन यूँ आता है। ये खाल अगर खुरदरी है तो फिर ज़ख़म यूँ इस तरीके से आएगा, जब खाल खुरदरी है तो ज़ख़म यूँ आएगा, अगर खाल टाइट है तो ज़ख़म यूँ सीधा आएगा। आगे है कि शेप में भी स्पिंडल शेप, ठीक है, यूजली इन एजेस ऑफ वोंड, कि इसकी जो शेप होगी ना वो स्पिंडल तकली रेशो की तरह, यानी लंबाई की तरफ इसकी होगी। उसके गैपिंग इन टिश्यू, इन साइज, डेप्थ ऑफ वोंड, ठीक है, कि गैपिंग ऑफ जो टिश्यू है ना वो देखने को मिलेगा, इनसाइड डेप्थ ऑफ वोंड। इस पॉइंट को बड़ा गहराई से समझना। क्या, ऊपर जिस वक्त आप ज़रब लगाएंगे ना चाकू की, ठीक है, ऊपर जो है आपको गैप कम नज़र आएगा, यानी ऊपर के टिश्यू कम खुले हुए होंगे, ऊपर का गोश्त कम फटा होगा। मगर जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ जो गोश्त आएगा वहाँ पर एकदम गैप हो जाएगा। यानी सिंपल वर्डिंग में, जो ऊपर वाला जो गोश्त होगा ना, जो कम गहरा होगा वो कम खुला हुआ होगा, जो नीचे गहराई वाला होगा उसमें गैप ज़्यादा होगा, उसमें आपस में एकदम यूँ खुल के रख जाएगा, यूँ खुल जाएगा, किताब के सफ़ों की तरह यूँ खुल जाएगा। उसके बाद है कि इवर्टेड एजेस, जो इवर्टेड एजेस है, जिसके जो बाहर की तरफ जिसके किनारे मुड़े हुए होते हैं, तो वो क्लीन कट होता है, यानी अगर तेज़ धार आले से लगाया होगा तो वो अक्सर इवर्टेड उसके जो है ना वो मार्जिन होंगे, उसके किनारे बाहर की तरफ निकले होंगे। इन्वर्टेड यानी उल्टे किनारे कब होंगे, ज़ख़म के उल्टे किनारे कब होंगे, टर्न आउटसाइड और अपसाइड डाउन, ठीक है, कि या तो उसने चाकू ऊपर नीचे इस तरह किया होगा, यानी मारने के बाद ऊपर नीचे इस तरह किया होगा, तो उसके किनारे क्या हो गए, इन्वर्टेड, उल्टे हो जाएंगे। इफ़ स्किन वाज ऑफ स्क्रोटम और लूज स्किन, किनारे कब उल्टे होंगे, कि या तो स्किन ढीली हुई होगी या फिर स्क्रोटम की स्किन होगी। वेपन इज़ ब्लंट टाइप, ठीक है, या लेस शार्प देन द मार्जिन आर इन्वर्टेड, अगर जो हथियार है वो कम गहरा था तो तब उसके जो किनारे हैं वो इन्वर्टेड होंगे। अब देखो ये दो लफ्ज़ बड़े अहम हैं। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा कि इवर्टेड एजेस, तो आप क्या देखेंगे कि ज़ख़म का जो हथियार था वो शार्प था, तेज़ था, ठीक है, और स्किन टाइट थी, ठीक है, यानी 2 पॉइंट आ गए कि स्किन टाइट थी जब भी इवर्टेड का लफ्ज़ आएगा, ठीक है, और स्किन टाइट थी, और जो वेपन था वो शार्प था। जब इन्वर्टेड का मतलब आएगा, जो किनारे उल्टे हुए पड़े होंगे, आप बाहर की तरफ निकल के डाउन हो चुके होंगे, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टे होकर बाहर की तरफ निकल के डाउन हो जाना, ठीक है। तो जब ये होंगे तो उसका मकसद क्या है कि स्किन लूज थी और जो हथियार था वो कम शार्प था। अब आपको इसका फ़ायदा क्या है कि हथियार कम शार्प है, ये इससे आप इंटेंशन बता रहे हैं कि मारने वाले का इरादा क्या था, उसने इतना तेज़ हथियार इस्तेमाल किया था, उसका इरादा जान से मार देने का था, उसके जहन में किसी तरह का लिहाज नहीं था, उसका फुल इरादा था ये बंदा अगर बच गया है तो ये तो तकदीर है। या फिर अगर लाश आपको मिली है तो आप उसके जिस्म पे अगर इस तरह के ज़ख़म देख रहे हैं, इंसाइज वोंड देख रहे हैं, और उसके जो किनारे हैं वो शार्प कटेड हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं
कि और शार्प कटेड होंगे तो पहचान क्या है कि इसके गिर्द नील नहीं पड़े होंगे, ब्रूसेस नहीं होंगे, सोजेस नहीं होगी। तो आप क्या जहन में सोचेंगे, हथियार जो था वो बड़ा तेज़ धार था, क्योंकि कातिल जो है वो अक्सर ये जो कोई अटैक कर रहा होता है तो वो अपना जो हथियार है वो मौका वारदात पे छोड़ के नहीं जाता, वो हथियार को साथ ले जाता है। तो आपको पहचान हो जाती है कि ज़ख़म को देख के कि ये किस तरह का हथियार होगा, क्योंकि हथियार बरामद होने में बहुत अरसा लग जाता है, कई मरतबा हथियार बरामद भी नहीं होता। तो इसलिए आपको क्या नाम है, इवर्टेड होगा तो शार्प कटेड है, जो है शार्प वेपन है। इन्वर्टेड है तो वो स्किन लूज है, और उसके बाद जो है वो ब्लंट टाइप जो है ये लेस शार्प वेपन है। उसके बाद है हैवी वेपन। इफ हैवी वेपन लाइक एक्स हैचेस आर यूज, एजेस आर लेस स्मूथ देन द लाइटर वेपन एज नाइफ और रेजर। कि अगर तो भारी हथियार जैसे कुल्हाड़ी वगैरह जो है वो इस्तेमाल की गई, टोका वगैरह इस्तेमाल किया गया, तो आप ज़ख़म के किनारों को जो है वो ज़्यादा हमवार नहीं देखेंगे। अगर हथियार हल्का इस्तेमाल किया गया, चाकू वगैरह, खंजर वगैरह, तब उसके जो किनारे हैं वो स्मूथ हैं। तो देखो एक अहम पॉइंट यहाँ से क्या मिला, अगर उसने कुल्हाड़ी का यूँ अटैक किया है, कुल्हाड़ी तो वो साथ ले गया, अब आपको क्या पता कि हाँ ये कुल्हाड़ी थी या क्या था, तो आपको जो उसके किनारे अगर स्मूथ ना हुए, हमवार ना हुए, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो वाला जो ज़ख़म है ये किसी भारी हथियार से उसने जो है वो थ्रश फोर्स के ज़रिए मारा था। अगर उसके किनारे जो हैं वो स्मूथ हमवार हैं, तो पर आप क्या सोचेंगे कि जो अपने साथ हथियार लेके चला गया वो अक्यूज्ड, वो लाजमी हल्का होगा, जैसे कि नाइफ होगा, डैगर होगा, ठीक है, उसके बाद रेजर वगैरह होगा, ये वाला। इफ कर्व्ड वेपन लाइज साइथ इज यूज्ड, फर्स्ट प्रोड्यूस स्टैब वुंड एंड देन इंसाइज वुंड। अगर उसने कोई मुड़ा हुआ धारीदार हथियार इस्तेमाल किया, जैसे कि दराती, ठीक है, साथ वो ले गया, आपको नहीं पता क्या है ये ज़ख़म क्या है, ज़ख़म खुद आपको बता रहा है कि मुझे किस तरह के हथियार से मारा गया, ठीक है। तो आप ये पहचान पढ़ रहे हैं कि किस तरह का ज़ख़म किस हथियार से मारा गया है, क्योंकि आप जब केस लड़ रहे होते हैं उस वक्त तक कई मरतबा हथियार दरियाफ्त ही नहीं हुआ होता। मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा होता है आपने यहीं से नुक्ते उठाने होते एक वकील ने, कि देखे जी यहाँ पे जो इस्तेमाल जो है हमारे पास जो वूंड है वो इस तरह का है, ठीक है। क्या कि अगर दराती इस्तेमाल की गई होगी तो वो एकदम स्किन को नहीं काटेगी, सबसे पहले क्या होगा, स्टैब वूंड होगा, सबसे पहले नोक चुभी हुई होगी, ठीक। अगर आप ऐसा देखें जो ज़ख़म चिरा हुआ ज़ख़म है मगर उसके अंदर शुरू में नोक चुभी हुई है, उसके बाद उसने काटना शुरू किया है, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये हथियार जो है ये कर्ड वेपन है, ये धारीदार हथियार है, कोई दराती वगैरह उससे मिलती जुलती कोई गरारी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ से उसने इस शख्स को ज़ख्मी किया या इसको कत्ल किया, ठीक है। तो क्या गरारीदार हथियार की पहचान क्या होगी कि वो शुरू के अंदर जो है वो घुपेगा, शुरू में काटेगा नहीं, तेज़ धार शुरू से ही काटना शुरू करेगा, ठीक है, तेज़ धार शुरू से ही काटना शुरू करेगा, और जो धारीदार होगा वो शुरू में घुपेगा, अंदर जाएगा तभी तो वो काटेगा। तो पहला घोंपने का निशान होगा, स्टैब वूंड होगा, पंक्चर वूंड होगा, उसके बाद इंसाइज्ड वूंड होगा। उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि जो मैं पहले भी बता चुका हूं मगर फिर यहाँ पे दोबारा बता रहा हूं कि इफ़ वेपन इज लेस शार्प ब्रूजेस आर फाउंड, इफ़ वेपन इज हाईली शार्प और लेस शार्प और ब्लंट टाइप, नो, if weapon is less sharp bruises are found, if weapon are is highly sharp no bruises are found। देखें, अगर तो वेपन जो है वो हाईली शार्प है, तेज धार है, तो नो ब्रूजेस, कोई सूजिश, कोई जो है उसके गिर्द जो नील नहीं होगा। अगर वो कम धारी है, ये पिछले भी बता चुका हूँ मैं, इसलिए बार बार जो है ना मैं ये सोच रहा था कि बताया है, तो अगर वो कम धारीदार है तो ब्रूजेस होंगे, अगर तेज धार है ब्रूजेस नहीं होंगे, नील नहीं होंगे। आगे है डायरेक्शन ऑफ अटैक, ऑलवेज नोटिसेबल, इंपॉर्टेंट, बिकॉज द कमिसमेंट इज डीपर एज कंपेयर टू द टेल, देन द कमिसमेंट इज मोर डीपर एंड ग्रेजुअली इट इज कम टू वर्ड द लेस डीपर एंड प्रोड्यूस ए टेल। अब देखो डायरेक्शन, आपको कैसे पता चलेगा इसकी हथियार यहाँ से यहाँ मारा गया है या यहाँ से यहाँ मारा गया, ठीक है। देखो
मारने का एंगल आपको खुद ज़ख्म बता रहा है कि ऊपर से नीचे मारा गया है, ये नीचे से ऊपर मारा गया, दाएं से बाएं मारा गया, या बाएं से दाएं मारा गया। इसकी पहचान ये है कि जहां से हथियार मारना स्टार्ट हुआ होगा वो हिस्सा ज़्यादा कटा हुआ होगा, ज़्यादा गहरा होगा, और जिस हिस्से के अंदर गहराई कम होगी और एक नोक दुम सी बनी होगी, हल्की सी फिर एंड के अंदर ना यूँ दुम सी बनी होती है, हल्का सा यूँ फिर एक हल्का सा कट रह जाता है स्किन के ऊपर, तो वो उसका एंड पॉइंट है। कमिसमेंट पॉइंट कौन सा होगा? जो ज़्यादा गहरा होगा। और एंड पॉइंट कौन सा होगा? कि वो उस पर टेल बनी होगी, हल्की सी भी खराश होगी। जो ज़्यादा गहरा है वो उसका मारने का पॉइंट है, और जो कम गहरा है वहाँ तक उसने मारा। अगर मैंने यहाँ से यहाँ मारा, देखो मैंने यहाँ से यहाँ मारा, तो ये वाला गहरा होगा, ऐसा ऐसा ये गहराई कम होगी। मैंने ऊपर से नीचे मारा तो ऊपर वाला ज़्यादा गहरा होगा, नीचे वाला कम गहरा होगा। मैंने नीचे से ऊपर मारा तो नीचे वाला ज़्यादा गहरा, ऊपर वाला कम गहरा। तो ये डायरेक्शन बता दी उसके मारने की, अटैक की पोजीशन, जो अटैक की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी। उसके बाद है कि नो टेल प्रोडक्शन व्हेन वेपन हैज नॉट बीन ड्रॉन। अगर उसने हथियार मार कर छोड़ दिया, ठीक है, उसने यूं किया कि क्या नाम है, कोई खंजर यूं मारा, मारकर यूं मारकर और उसके अंदर ही छोड़ दिया, अब टेल पैदा नहीं होगी। अब हमें बहुत मुश्किल होगी कि क्या कहाँ से कहाँ तक वो हथियार है। मगर हमें इससे एक और नुक्ता भी यहाँ से निकलता है कि जहाँ पे हथियार घुपा पड़ा होगा वो जगह बता देगी कि यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक आया हुआ है। तो ऐसा हथियार जिसके अंदर जो ड्रॉन अप नहीं किया होगा, व्हेन वेपन इज नॉट ड्रॉन अप नो प्रोडक्शन ऑफ टेल इज फाउंड। तो जहाँ पर उसको हथियार को नहीं निकाला गया होगा जख्म से, वहाँ पे टेल नहीं बनेगी, वहाँ पे मेरे डायरेक्शन का ये एहसास नहीं होगा ऊपर से नीचे है, ये नीचे से ऊपर है। मगर जो बहुत गहराई का जो एग्जामिनेशन है वो ये बता सकता है कि जहाँ पे हथियार रुक गया है तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वही वाला एंड पॉइंट होगा, मगर ये चांस की बुनियाद के ऊपर है। आगे हेमरेज, इसमें जो ब्लड हेमरेज है ना वो ज़्यादा होती है, यानी खून ज़्यादा बह जाता है, क्योंकि जो इतना गहराई में ये कटता है कि क्लीन कटेड होता है तो ये हेमरेज ज़्यादा होता है। आगे है रिंकल्ड वाउंड टर्म। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखा हो कि रिंकल्ड वाउंड टर्म, तो आप क्या कहेंगे कि मल्टीपल स्लैशेस आर फाउंड ड्यू टू द रिंकल्ड स्किन। कि रिंकल्ड वाउंड टर्म कहाँ पे इस्तेमाल होगी? कि जहाँ पे स्किन जो थी वो झुरीदार थी, झुरियों वाली अगर स्किन होगी, जिस तरह की बगल की स्किन होती है, स्क्रोटम मेल के जो टेस्टिस की स्किन जो होती है, टेस्टिस के ऊपर जो थैली की स्किन होती है, उसके अलावा जो इसके नीचे जो है पेट के निचले हिस्सों की तरफ की जो स्किन होती है, ये सारी की सारी रिंकल्ड वूंड होती है। आगे है हमारे पास कि बेंडिंग ऑर्गन पोजीशन, टेल वहां पर भी नहीं बनेगी। देखो टेल कहाँ पे नहीं बनी, पहले हम पढ़कर आए कि टेल वहां पे नहीं बनी जहां से उसने हथियार घोंपा और घोंप कर छोड़ दिया, वहां पे टेल नहीं बनी, दुम नहीं बनी, हमें पता नहीं चला स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा और एंड कौन सा। दूसरा, दुम वहां पर भी नहीं बनती कि अगर उसने एक ऑर्गन बेंड किया हो, ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर ये वाला मेरा हाथ है, अगर किसी ने मुझ पर अटैक किया यहाँ से और मैंने अपने हाथ को, उसने मुझे यहाँ मारने वाला था, मैंने अपना हाथ यूँ कर लिया, मुझे यहाँ मारने वाला था, मैंने अपना हाथ यूँ कर लिया, अब वो यहाँ से घुपा और लंबा हथियार था, मेरे इस वाले इस हिस्से में भी घुप गया और इस हिस्से में भी घुप गया। तो यूँ करके घुपा कि देखो यहाँ से यहाँ, इस कोनी से यहाँ तक, दोनों के अंदर घुप गया, दोनों को उसने चीरा, तो फिर भी टेल नहीं बनेगी, दुम नहीं बनेगी। तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हाँ दुम इसकी कहाँ पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, एंड पॉइंट कौन सा। आगे है कि क्लॉथ प्लस वुंड शेप, कि कपड़े और वुंड की जो शेप होगी ये नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, इट्स बिकॉज द क्लॉथ आर लूज एज कंपेयर टू द स्किन। जो कपड़ा के अंदर जो सुराख हुआ होगा ना, वो सुराख और जो जिल्द के अंदर जख्म का सुराख एक जैसे नहीं होंगे। जैसे मैंने कपड़ा पहना, किसी ने मुझे यूँ मारा, यूँ मार के यूँ किया, तो जो मेरा कपड़ा फटा होगा ना, उसकी लंबाई और उसका पैटर्न, और जो स्किन अंदर फटी है, जो जिल्द फटी है, जो गोश्त फटा, मसल फटे, उसका उसकी शक्ल आपस में मिलती नहीं होगी। क्यों? कि कपड़ा ढीला होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ऊन का कपड़ा पहना है, मोटा कपड़ा पहना है, या मैंने कोई ऐसा ढीला लिबास पहना हुआ है, तो वो कपड़ा
अलग हिसाब से चिरेगा और स्किन जो है वो अलग हिसाब से चिरेगी, तो दोनों की शेप एक जैसी मिलती हुई नहीं होगी। आगे बड़ा अहम पॉइंट पढ़ने के हेजिटेशन वोन, ठीक है, इसको टेंटेटिव कट्स भी कहते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में टेंटेटिव कट्स लिखा हो तो आपको पता चल, आप ये समझना कि ये खुदकुशी के ज़ख़म हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक बंदे ने जो ज़ख़म लगाए हैं, फॉर एग्जांपल एक आपको लाश बरामद होती है और उस लाश के बाद आप ये देखते हैं कि हैं ये कौन से ज़ख़म है, और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आता है कि टेंटेटिव कट्स या हेजिटेशन कट, तो फिर आप समझ जाएंगे इन दोनों टर्मों से कि ये दोनों के दोनों खुदकुशी के ज़ख़म है, यानी ज़्यादातर जो है ये खुद इंसान अपने आप को लगाता है। इसकी पहचान क्या है कि ड्यूरिंग दी सुसाइड कमीशन सेल्फ इम्प्लीकेटेड वाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, they are start with the preliminary cuts and the preliminary cut finally get the shape of the heavy incise wound। ठीक है, ये कैसे कट होंगे इसको जरा गौर से समझना। एक शख्स खुदकुशी करने वाला है, ठीक है, तो वो एकदम अपने आप को बड़ा कट नहीं लगाएगा क्योंकि उसकी जान है, ये अल्लाह ने उसकी फितरत में रख दिया, जिबिल्लत में रख दिया। पहले वो हल्का सा कट लगा के देखेगा मुझे दर्द है या नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा सा तेज़ कट लगाएगा, फिर उसके बाद तेज़ कट लगाएगा। ठीक है, तो यानी टेंटेटिव कट किसको कहते हैं कि पहले हल्का कट, लेस शार्प, फिर डीपर एंड फाइनली द इंसाइज डीप वुंड। ठीक है, कि अगर आपको जो लाश से इस तरह के कट मिले कि पहले हल्के हल्के कट हैं इर्द गिर्द और फिर बाद के अंदर बड़ा कट है, और ये जो हल्के हल्के कट होंगे ना इसकी पहचान ये होगी ये आपस में करीब करीब होंगे। ठीक, और ये ज़्यादातर जो है ये कोई ख़ास शेप नहीं बना रहे होते। जो खुदकुशी बंदा कर रहा होता है ना वो बुखलाया हुआ होता है, वो ख़ास डिज़ाइन वाले कट नहीं बनाएगा, वो क्या बस सीधे से कट यूँ लगाएगा अपने आप को। ठीक है, ज़्यादातर अपनी तरफ खींचे हुए होंगे वो। तो क्या टेंटेटिव कट क्या होंगे कि इसके अंदर है प्रीलिमिनरी कट टू अटेम्प्ट सुसाइड, यूजली मल्टीपल इन नंबर, समवट पैरेलल, यूजली सुपरफिशियल नेचर, ग्रेजुअली गेट द शेप ऑफ डीपर इंसाइज वुंड। के खुदकुशी के ज़ख्म क्या होंगे कि ये तादाद में ज़्यादा होंगे, आपस में करीब करीब होंगे, स्टार्टिंग वाले कम गहरे होंगे, फिर ज़्यादा गहरे, फिर ज़्यादा गहरे, फिर बहुत गहरे। ठीक है, तो ये टेंटेटिव कट्स कहलाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है जो टेंटेटिव जो छोटे जो कम गहरे कट हैं वो ज़्यादातर इंसाइज मेन इंसाइज वुंड के कट से करीब होंगे। उसके बाद है मे मर्ज विद मेन इंसाइज कट। कई मरतब ऐसा भी देखा गया कई लाशों के अंदर कि जो उसने जो करीब करीब जो हल्के हल्के कट लगाए थे ना वो इतने करीब थे कि बहुत ज़्यादा करीब से हैंड लेंस से देखने से पता चला कि वो अलग है और मेन कट अलग है। यानी उसने किस तरह लगाया, देखो ये कट लगाया और उसके बाद फिर बिल्कुल करीब ये कट लगा दिया, फिर बिल्कुल करीब ही ये कट लगा दिया। अब ये तीनों कट आपस में मर्ज हो गए। तो फाइन एग्जामिनेशन बता सकता है, बड़ा जो है गहराई का एग्जामिनेशन बता सकता है, बारीक एग्जामिनेशन कि ये जो कट हैं ये अलग अलग हैं या नहीं। उसके बाद है कि यूजली फाउंड एट थ्रॉट और रिस्ट, ज़्यादातर ये गले के ऊपर काटे जाते हैं या फिर अपनी कलाई काटी जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि नो टेंटेटिव कट्स आर फाउंड इन होमिसाइडल केस। देखो मारने की दो किस्में होती हैं, कि होमिसाइड कोई किसी दूसरे को मारे, होमिसाइड खुद अपने आप को मारे तो सुसाइड, फिर होमिसाइड के आगे बेशुमार किस्में हैं वो हम देखते हैं बाद में, अलग लेक्चर उसका होगा। उसके बाद है कब ये पहचान के मारने वाला जो था जो अपने आप को कट लगा रहा था, ठीक है, टेंटेटिव कट में खुदकुशी करने वाला लेफ्ट हैंडेड था या राइट हैंडेड था। ठीक, बड़ा अहम पॉइंट है कि कट जिसको लगे हैं वो राइट हैंडेड था या लेफ्ट हैंडेड था, यानी वो दाएं हाथ से लिखता था, दाएं हाथ से काम करता था या बाएं हाथ से काम करता था। फॉर एग्जांपल लाश आपको ये मिली है कि वो शख्स दाएं हाथ से लिखता था, मगर डॉक्टर का जो कट बता रहा है उसकी डायरेक्शन ये बता रहा है कि कट जो है वो बाएं हाथ से लगे, तो ये मुमकिन नहीं ना। तो फिर इससे एक शक पैदा हो गया कि नहीं सुसाइड नहीं है, किसी ने जो है वो प्री प्लान तरीके से बड़े गहरे तरीके से शख्स को मारा। तो इफ़ ही वॉज राइट हैंडेड द कट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर वो राइट हैंडेड था तो उसका कट लेफ्ट से राइट होगा। देखो
राइट हैंडेड था तो राइट से लेफ्ट नहीं होगा बल्कि लेफ्ट से राइट होगा। अगर वो लेफ्ट हैंडेड था तो फिर वो राइट से लेफ्ट होगा, उल्टा है। राइट हैंडेड था तो लेफ्ट से राइट, अगर लेफ्ट हैंडेड था तो राइट से लेफ्ट होगा। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एदर होमिसाइडल और सुसाइडल, कि ये कैसे पता चलेगा। एक ऐसा शक वाला केस आ गया कि उसमें कभी कभी तो लग रहा है कि ये सुसाइड है, खुदकुशी की है, कभी लग रहा है किसी और ने इसको मारा, तो हम कैसे देखेंगे। तो सुसाइड के जो केस होंगे ना उसमें मल्टीपल इन नंबर स्क्रैचेस आउट फाउंड, उसमें जो स्क्रैचेस है वो पाई जाएगी, मोस्टली सुपरफिशियल। जो सुसाइड का केस होगा उसके अंदर जो है वो मेन जख्म के इर्द गिर्द, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि मेन जख्म के इर्द गिर्द आपको क्या पाई जाएंगी, धारियाँ पाई जाएंगी। उसके बाद है कि क्या नाम है, वेरिंग फ्रॉम लेस डीप टू हायर डीप, वो तब्दील होना शुरू हो जाएंगी, पहले कम गहरी फिर ज़्यादा गहरी, फिर मोस्टली एट रिस्ट एल्बो, ठीक है, थ्रोट और ग्रॉइन पॉइंट, वो ज़्यादातर जो है वो हमारे एल्बो पे भी हम लगा सकते हैं, कोनी पे लगा सकते हैं जख्म, रिस्ट पे लगा सकते हैं, थ्रोट पे लगा सकते हैं, ग्रॉइन एरिया पे पेट के निचले हिस्सों में यूँ लगा सकते हैं, यानी सीने की और जो क्या नाम है जेंटेड एरिया के दरमियान के जो हिस्से में, पेट वाले हिस्से में हम लगा सकते हैं ये। और इन होमिसाइडल, ये तो था सुसाइड वाला केस, अब है होमिसाइडल, किसी जानबूझ के मारा होगा तो फिर क्या कि ऑफ्टन मल्टीपल बट ऑल आर डीप, हो सकता है कि जख्म ज़्यादा हों मगर सबके सब गहरे होंगे, उसमें क्या जख्म ज़्यादा है मगर पहले कम गहरे फिर ज़्यादा गहरे। उसके बाद है एरिया ऑफ अटैक, फेस, निक, एब्डोमेन, चेस्ट, जेनिटल एरिया, इसके अंदर जो है वो एरिया जो अटैक वो करेगा वो अपने कलाइयों पे नहीं करेगा, ठीक है, वो कहाँ पे कर सकता है, वो फेस पे करेगा, चेहरे पे, निक पे गर्दन को उड़ाएगा, एब्डोमेन पेट में मारेगा, चेस्ट सीने में घोंपेगा। और अगर तो केस ऐसा है कि जिसके अंदर कोई बदला लिया गया है, नफरत है किसी को, तो वो मिसाल के तौर पर एक आदमी को शक पड़ गया अपनी बीवी पे तो वो उसके जेनिटल एरिया, उसके जिनसी अज़ा को काट देगा, ठीक है। इस तरीके से अगर औरत को आदमी पे शक है और वो बदले का केस है तो उसके होमिसाइड में वो अक्सर उसके जेनिटल एरिया को काट देती हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि यहाँ पे नफरत का पॉइंट था, जेनिटल एरिया तब काटे जाते हैं ये तो बंदा खुद ऐसा सीरियल किलर हो कि जो साइकोपैथ हो, नफ्सियाती मरीज हो, या इसमें बदले का पॉइंट छुपा होता है कि जहाँ पर भी जेनिटल एरिया कटा होगा तो आप समझिए बदले का कोई ना कोई पॉइंट है, यानी ये रैंडमली उसको किल नहीं किया गया। आगे है कि निक कट, जब गर्दन कटती है ना तो वहाँ पर जुगुलर वेन जो है ना वो कट जाती है और वहाँ पर एयर एम्बोलिज्म पाया जाता है। ड्यू टू द कट एट निक द एयर एम्बोलिज्म इज क्रिएटेड ड्यू टू द कटिंग ऑफ जुगुलर वेन, इट कैन काज डेथ, और ये मौत का सबब बनती है। जैसे जुगुलर वेन कटती है उसमें हवा फंस जाती है और हवा के मिलाप के ज़रिए से खून क्लॉट होना शुरू हो जाता है, फिर सप्लाई रुक जाती है और वो शख्स मर जाता है। एक्सीडेंटल इंसीज्ड वुंड, जो एक्सीडेंटल इंसीज वुंड होंगे ना वो ज़्यादातर क्या होंगे, वो बहुत कम देखने के अंदर आएंगे, ठीक है। और अगर ये हैं भी तो दे आर अकर्ड ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट, फॉर एग्जांपल फेस, नेक, हैंड्स इटीसी। तो ज़्यादातर जो कटे हुए, जो तेज़ धार आले से कटे हुए जख्म है ना ये एक्सीडेंट में कम आते हैं। अगर आएंगे भी तो ये कोई एक्सीडेंट, शीशा चेहरे पे लग गया होगा, कोई अचानक इस तरीके से कोई राड पड़ा था, तेज़ धार कोई इस तरह नोक थी वो चेहरे पे लगी हो गई, ये ज़्यादातर ऐसे हिस्सों पर आएंगे जो कपड़ों के बगैर जो हमारे चेहरे होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंसेस्ड वुंड है उसकी उम्र क्या होगी, उसकी एज क्या होगी। बहुत लंबा होता जा रहा है कि एज ऑफ इंसेस्ड वुंड, द डिवाइडेड सरफेस ऑफ एन एसेप्टिक इंसेस्ड वुंड कवर्ड विद लिम्फ इन 36 और 36 घंटे के अंदर अंदर जो कटा हुआ जख्म होगा उसकी जो जिल्द है वो लिम्फ से, लिम्फेटिक टिश्यू से, लिम्फेटिक सिक्रीशन से भरना शुरू होती है, ठीक है। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है हम आगे जाके देखेंगे, बस यहाँ पे सिंपल ये समझ लें कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे जिस्म का वो निज़ाम है कि जो हमें बीमारियों से बचाता है, या हम जो ज़ख्मी हो जाएं तो उस हिस्से के अंदर जो है वो मुदाफ़ियत पैदा करता है, यानी लिम्फ आ जाती है। एजेस विल ज्वाइन टुगेदर इन 3 days, जहाँ पे लिम्फ आ जाएगी वहाँ पर 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो
ज़ख़म जो है वो उसके किनारे आपस में बंद होना शुरू हो जाएंगे। वोंड हील बाय फर्स्ट इंटेंशन बाय 7 days प्लस रेड टेंडर लाइनर स्कैर्ब आर विजिबल, कि 3 दिन के अंदर उसके किनारे जुड़ना शुरू हो जाएंगे और 7 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर हल्की हल्की खून की तय जम जाएगी जो रेड कलर की होगी, जो बहुत गहरा हम गौर से देखेंगे तो नजर आएगी। सच वूंड आर इफ ऑन वास्कुलर एरिया फॉर एग्जांपल ऑन फेस हील रैपिडली इन 3 to 5 days। अगर तो ये हमारे वास्कुलर एरिया के ऊपर, जैसे वास्कुलर एरिया में स्किन आती, चेहरा आता, अगर चेहरे पे हैं तो ये जल्दी बढ़ते हैं। ये अल्लाह की कानून का कुदरत है कि अगर चेहरे वाले ज़ख़म हैं तो ये जल्दी बढ़ते हैं, ये 3 से 5 दिन में बढ़ जाते हैं। वोंड विच इज़ नॉट थ्रूली एसेप्टिक एंड इज गैपिंग ड्यू टू लॉस ऑफ टिश्यू हील बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलर टिश्यू एजेस आर बाउंड टुगेदर विद ब्लड एंड लिम्फ ड्यूरिंग फर्स्ट 12 आवर। अगर तो गैपिंग उसके अंदर नीचे की तरफ है लूज टिश्यू होने की वजह से, तो फिर वहाँ पर एक ग्रैनुलर हल्की हल्की जो ग्रैनुलर गोल गोल से जो है ना टिश्यू पैदा होना शुरू हो जाते हैं, आउट ग्रोथ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और फिर ये ब्लड से और लिम्फ से भरना शुरू होती हैं। और ये कब होती हैं? 12 घंटे के अंदर। उसके बाद है हमारे पास कि ड्यूरिंग 12 आवर मार्जिन्स आर रेड, जो 12 घंटे हुए होंगे तो फिर उसके जो मार्जिन होंगे, किनारे होंगे, वो रेड होंगे, स्लाइटली स्वॉलन होंगे। उसके बाद यानी हल्के हल्के जो है वो फूले हुए होंगे विद लीकोसाइट इनफिल्ट्रेशन, उसमें लीकोसाइट पाया जाएगा, यानी खून के जो रेड सेल हैं उसके जो लीकोसाइट्स हैं वो उसके अंदर पाया जाएगा, क्योंकि लीकोसाइट जो है यानी खून के जो वाइट सेल उनके वाइट सेल जो हैं लीकोसाइट वो पाए जाते हैं। वो में क्या करते हैं? वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, ज़ख़म को गलने सड़ने से बचाते हैं। स्मॉल वूंड स्कैब फॉर्मेशन आफ्टर अबाउट 24 आवर, अगर छोटा सा ज़ख़म है तो 24 घंटे के अंदर जो है वो चीरे हुआ छोटा चीरा आया है तो वो 24 घंटे के अंदर वो जो है हील होना शुरू हो जाता है। पस में अपेयर अबाउट 36 to 48 आवर। ड्यू टू दिस फॉर्मेशन द हील इज अकर्ड विद इन द पीरियड ऑफ इवन वीक्स और इन मंथ। अगर पीप पड़ना शुरू हो गई है तो वो फिर ये हफ्ते भी लग सकते हैं उसको, और कई मरतबा मंथ्स भी लग सकते हैं। उसके बाद है कि देन कंप्लीट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज फॉर्म इन 36 आवर। ये जो है इसमें फिर जो बारीक बारीक जो रगें कटी थी वो जो उसका नेटवर्क बनना शुरू होता है वो 36 घंटे के अंदर होता है। ये आपके लिए इतना ज़्यादा जानना इतना ज़रूरी नहीं है, जो पिछला था वो ज़्यादा जानना ज़रूरी था। अब हम अगला इसका ज़ख़म पढ़ते हैं कि स्टैब वूंड, जिसको पंक्चर वूंड भी कहते हैं। ठीक है, घोंपना, छुरा लिया, खंजर लिया, पॉइंटेड कोई सुआ लिया, उसको लिया आपने जो है उसके अंदर घोंपा, सीजर ली। ठीक है, तो वो घोंपने वाले जो ज़ख़म होंगे ये स्टैब वूंड कहलाते हैं, पंक्चर वूंड कहलाते हैं। कि द स्टैब वूंड आर दोज वूंड विच आर काज्ड बाय द पेनिट्रेशन ऑफ शार्प पॉइंटेड वेपन सच एज नाइफ, डैगर, एरो, सीजर, ईटसी। ये इस तरह के जो शार्प पॉइंटेड, जिनके नोकें जो है वो नुकीली होंगी, तेज़ उधार होंगी, उसके ज़रिए होते हैं। इसकी 2 किस्में हैं। पहला है पेनिट्रेटिंग वूंड। जब भी लफ्ज़ मेडिकल रिपोर्ट में लिखा जाएगा पेनिट्रेटिंग वूंड, आप क्या समझेंगे कि इसके अंदर सिर्फ दाखिले का पॉइंट है, बाहर निकलने का पॉइंट नहीं है। तो ओनली इंटर पॉइंट इज फाउंड, नो एग्जिस्टिंग पॉइंट इज एक्सपीरियंस्ड। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट पॉइंट होगा और बाहर निकलने का पॉइंट नहीं होगा। दूसरा है कि परफोरेटेड वूंड, कि इन विच 2 होल्स आर फाउंड, वन इज इंटरेस्ट पॉइंट, अदर इज एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट इसमें पाया जाएगा और इंटरेस्ट पॉइंट पाया जाएगा। देखो, जो घोंपने वाले होंगे उसको हम क्या कहते हैं? स्टैब वूंड या पंक्चर वूंड। इसकी 2 किस्में हैं। पेनिट्रेटिंग वूंड, जिसके अंदर सिर्फ एक सुराख होगा, इस तरफ से घोंपा कोई चीज़ तो सिर्फ ये सुराख है। अगर परफोरेटेड वूंड लिखा हुआ तो उसका मतलब है यहाँ से घोंपा और इतना लंबा था वो हथियार के पिछली कमर वाली साइड से उसका कोई ना कोई नोक निकल आई, जख्म वहाँ से भी पैदा हो गया। अब हम देखते हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट इज बिगर देन द एग्जिट पॉइंट। अब ये हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं कि जब भी आप मेडिकल रिपोर्ट में देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि एंट्री पॉइंट हमेशा बड़ा होगा और जो एग्जिट पॉइंट होगा, जो बाहर निकलने वाला पॉइंट है, वो छोटा होता है। ये किस लिए होता है? ड्यू टू क्लॉथ पुशिंग एंड ड्यू टू थ्रश अप्लाइंग फोर्स,
कि ये किस लिए होता है कि जो हम तेज़ ताकत लगा के घोंप रहे होते हैं तो उसकी वजह से पहला जो कपड़ा पहनना होता है वो कपड़ा भी उस ज़ख्म को की गहराई जो है चौड़ाई को ज़्यादा कर देता है। एंट्री पॉइंट इंडिकेट द शेप ऑफ वेपन। एंट्री पॉइंट अब ये बताएगा कि ज़ख्म किस नोयत का था, किस शक्ल का था। इफ़ क्लीन होल इज़ फाउंड शार्प वेपन वाज यूज्ड। अगर तो होल जो है बिल्कुल क्लीन है, सुराख जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो बड़ा तेज़ धार जो था वो उसने आला इस्तेमाल किया था घोंपने के लिए। इफ़ इर्रेगुलर होल इज़ फाउंड रफ एज वेपन वाज यूज्ड। अगर तो उसके जो होल है, सुराख है, वो क्लीन नहीं है बल्कि खुरदरा सा है, तो उसके अंदर ऐसा उसने कोई चीज़ अंदर घोंपी है जो ज़्यादा तेज़ धार नहीं थी, ठीक है, वो उसने उठा के उसको अंदर घोंप दी। उसके बाद है कि वेज शेप। अगर मेडिकल रिपोर्ट में लिखा वेज शेप, ये बड़ा कीमती नुक्ता है कि वेज शेप जब भी लिखा होगा तो वन साइड क्लीन अदर इज रफ। जहाँ पे भी लिखा होगा मेडिकल रिपोर्ट में कि वेज शेप वूंड आर फाउंड, ठीक है, या पंक्चर वूंड आर फाउंड, तो उसका मतलब क्या है कि ऐसा वो था हथियार की जिसकी एक साइड धारी वाली थी, दूसरी साइड बगैर धारी थी। मिसाल के तौर पर जो छुरा वगैरह होता है तो उसकी एक साइड धारी वाली होती है, दूसरी साइड बगैर धारी वाली होती है। उसके बाद है कि सिंगल शार्प साइड, ठीक है, कि राउंड एंट्री, डबल एज इलेप्टिकल इंट्रेस। दूसरी अगर तो वो शार्प उसकी साइड थी और सिंगल साइड थी, यानी एक धारी वाला कोई हथियार था और वो शार्प थी, तो आपको गोल जख्म मिलेगा। और अगर डबल धारी वाला कोई इस्तेमाल किया गया है तो अक्सर डबल धारी वाला जो हथियार होता है, डबल धारी वाला खंजर होता है, चाकू होता है, तो उसकी एक साइड क्लीन होती है, दूसरी साइड रफली होती है, तो फिर आपको उसमें क्या मिलेगा, ज़ख्म ऐसा मिलेगा जिसकी एक साइड क्लीन होगी, दूसरी साइड उसकी रफ होगी, ठीक है। आगे है पेयर्ड पैटर्न। टू प्रोंग्ड शेप वेपन इज यूज, फॉर एग्जाम्पल फॉर्क और सीजर। अगर पेयर्ड पैटर्न लिखा हुआ मेडिकल रिपोर्ट में कि पेयर्ड पैटर्न वुंड इज फाउंड, ठीक है, या वुंड इज क्रिएटेड, तो उसका मकसद क्या है कि ऐसा हथियार होगा जिसकी आगे दो नोकें यूँ होंगी, जैसे कैंची, ठीक है, फॉर्क, ठीक है, सीजर। तो कैंची वगैरह उसने यूँ घोंपी, उसके डबल चीज़ उसके अंदर इंटर हो रही है, तो पेयर्ड पैटर्न इस्तेमाल होता है। शेप ऑफ वूंड प्लस वेपन, नो मैचिंग। याद रखना कि जो वूंड की जो शेप होगी वो वेपन की शेप से मैच नहीं हो सकती। बहुत कम ऐसा होता है कि वो मैच होती। क्यों? हथियार किसी और शक्ल का इस्तेमाल किया गया है और जो उसकी क्या नाम है, जो ज़ख्म है वो किसी और शक्ल का। ये क्यों? पहला है कि ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्किन। पहला पैटर्न ये है कि स्किन जो है वो इलास्टिक होती है, वो लचकदार होती है, इसलिए ज़ख्म किसी और शक्ल का बनेगा और हथियार किसी और शक्ल का होगा। ड्यू टू अप्लाइंग थ्रश फोर्स, फिर जो हम ताकत इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो और तरह की इस्तेमाल, यानी तेज़ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़ख्म जो है वो और शक्ल का है और जो हथियार है वो और शक्ल का। फिर मूवमेंट ऑफ बोथ विक्टिम एंड अक्यूज्ड, कि जब मारना किसी को होता है तो जो मारने वाला है वो भी भाग कर यूँ आ रहा है और जो जिसको लग रहा है जो विक्टिम है वो भी अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है, तो उनकी मूवमेंट की वजह से हथियार की जो शेप है वो बिगड़ जाती है। यानी हथियार की जो शेप है वो ऐसा होल पैदा करती है कि वो होल जो है, जो सुराख है, वो ऐसा नहीं होता कि जैसा कि हथियार इस्तेमाल हो। फिर एंगल ऑफ अटैक, फिर ये भी देखा जाएगा मारने का अटैक कौन सा एंगल, यूँ मारा गया है, यूँ मारा गया है, किस तरीके से। वो एंगल भी उसकी शेप को चेंज कर देता है होल की, कि हथियार किसी और शक्ल का था और जो ज़ख्म बना है वो किसी और शक्ल का बना है। आगे है कि स्क्रीमेज इनलार्जमेंट, ठीक है, कि टर्म यूज ड्यू टू मोशन ऑफ वेपन इन बॉडी, मोशन ऑफ एदर विक्टिम और अक्यूज्ड। जब भी स्क्रीमेज इनलार्जमेंट उसमें लिखी होगी तो आपने क्या कहना है, आपने क्या समझ जाना है कि ये ऐसा ज़ख्म लगा है कि जिसके अंदर या तो कातिल भागा था मारने के लिए, या मकतूल भाग रहा था, या क्या हुआ था कि जो हथियार था वो बार बार इस तरीके से चलाया जा रहा था, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वीडियो की लेंथ भी 44 मिनट की हो गई है, तो फिर अब आज हम यहीं तक इसको रोकते हैं। आगे बहुत अहम पॉइंट हम आगे देखेंगे।
तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, चलो ब्रीफ तरीके से देख लेते हैं, फिर कभी बाद में मौका मिला तो उसको फिर डिटेल में पढ़ा देंगे। कि सिंगल एंट्री बट इंटरनल डबल आर ट्रिपल होल। आप ऐसा देखने के अंदर आया कि सुराख जिस्म के अंदर तो, बाहर तो एक है, मगर अंदर जो है वो जो आर्गन है जैसे दिल है, जिगर है, उनके ऊपर जो है वो दो दो तीन तीन सुराख है। बाहर से मारने का एक सुराख, अंदर दो दो तीन तीन सुराख। उसका मतलब क्या है कि बार बार हथियार को उसमें से नहीं निकाला गया, पूरा हथियार नहीं निकाला गया। देखो यूं हथियार अभी मारा, थोड़ा सा खींचा फिर अंदर मारा, थोड़ा सा खींचा फिर अंदर मारा, यानी कि हथियार पूरा बाहर निकाला नहीं गया, एक ही सुराख किया गया, फिर थोड़ा थोड़ा खींच के यूं मारते गए, घूमते गए। ठीक है। उसके बाद है कि मेडिकल टर्म, ये मेडिकल टर्म उसके अंदर इस्तेमाल होती है कि पंक्चर्ड इंसाइज्ड। ठीक है, ठीक, पंक्चर्ड इंसाइज। अगर मेडिकल रिपोर्ट में लिखा पंक्चर इंसाइज्ड वुंड तो उसका मकसद क्या है कि सुराख वाला घोंपा वाला जख्म, मगर जो घोंपने वाला हथियार था वो शार्प था, क्लीन, उसकी वजह से जो जख्म पैदा हुआ इंसाइज्ड वुंड है, वो कटने वाला पैदा हुआ, यानी ऐसा जख्म जिसमें सुराख भी हो और उसके जो एजेस हैं वो क्लीन हो, उसके किनारे क्लीन हो, तो हम इसको कहते हैं पंक्चर इंसाइज्ड वुंड। इसमें हथियार इस्तेमाल होता है नोकीला प्लस तेज धार। आगे है पंक्चर्ड लेसिरेटेड वुंड, इसके अंदर हथियार इस्तेमाल होगा नोकीला और मगर कम धारी वाला, तो उसके किनारे उधड़े हुए होंगे, यानी सुराख हुआ होगा और किनारे उधड़े हुए होंगे। तो हथियार कैसा इस्तेमाल हुआ है कि जो नोकीला है और कम हथियार है। फिर है परफोरेटेड इंसाइज्ड, ऐसा जख्म के जिसके अंदर दाखिल होने का भी पॉइंट है और कमर से निकलने का भी, दूसरी अज़ा से निकलने का भी पॉइंट है। ठीक है। इंसाइज्ड क्या बता रहा है कि वो ऐसा हथियार है कि परफोरेटेड इंसाइज्ड, कि घोंपने वाला हथियार है जिसने एक तरफ से घोंपा दूसरी तरफ से निकला, मगर हथियार तेज धार है, तभी इंसाइज्ड वुंड आया। जब भी आया, फिर उसके बाद आया परफोरेटेड लेसिरेटेड वुंड, कि ऐसा हथियार जो घोंपा गया एक पॉइंट से निकला दूसरे पॉइंट से, मगर उसके किनारे रफ हैं, तो क्या पता चला कि वो नुकीला था मगर कम धारीदार, ये कम जो था वो तेज था, गैर धारीदार हथियार था। उसके बाद है एब्रेशन या ब्रूसिस इन इंसिज्ड वुंड। ठीक है, कि क्या हमारे पास जो वुंड होता है पंक्चर वुंड, इसके अंदर क्या नाम है ब्रूसिस पाए जा सकते हैं। घोंपे वाले निशान के गिर्द क्या नील और उसके किनारे जो है वो सोजिश पाई जा सकती है। हाँ, अपेयर ड्यू टू लेस शार्प एजेस, अगर उसके किनारे जो थे वो कम धारीदार थे। दूसरा है कि थ्रश फोर्स सप्लाई, अगर जो ताकत अप्लाई की गई थी वो किस तरह की ताकत थी, हाई थ्रश थी या लेस थ्रश थी, वो भी वो उसकी वजह से भी नील पड़ सकते हैं। फिर है कि वीक बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अक्यूज्ड, कि जो मारने वाला जो था वो कमज़ोर सा था। ठीक है, तब भी नील पड़े होंगे, यानी जब भी जख्म के नील पड़े होंगे तो आप क्या समझ जाएंगे, हथियार जो था वो कम धारीदार था। फिर उसके बाद थ्रश फोर्स जो थी वो ज़्यादा नहीं लगी, फिर मारने वाले की जो जिसामत थी वो कमज़ोर थी। फिर शेवरिंग हैंड, अगर उसके हाथ कप कपा रहे थे तब भी आपको होल वाले घोंपने वाले सुराखों के इर्द गिर्द नील पाया जाएगा। फिर अप डाउन ड्रॉन अप बाय अप्लाइंग फोर्स, या उसने क्या किया होगा, घोंपने के बाद कभी ऊपर कर रहा होगा कभी नीचे कर रहा होगा, इस तरह करने की वजह से भी नील पड़ जाते हैं। फिर है पंक्चर्ड वुंड ड्यू टू फॉल अपॉन इट, ऐसा भी होता है कि पंक्चर वुंड इस तरह भी बन जाता है कि चाकू रखा हुआ बंदा उस पर गिर गया तो उसके ऊपर पंक्चर वुंड बनेगा, मगर इसकी पहचान क्या है कि वो उस पर गिर के इस तरह हुआ या किसी ने अटैक किया है। तो पहचान ये है कि जो अगर गिरा हुआ होगा किसी हथियार के ऊपर तो उसका जो जख्म होगा वो इर्रेगुलर होगा, लेसिरेटेड उसमें वुंड पाया जाएगा। ठीक है, और अगर किनारे बिल्कुल शार्प हों तो उसका मकसद है कि खुद मारा गया। तो क्या पंक्चर वुंड ड्यू टू फॉल अपॉन इट, एजेस आर नॉट क्लीन कट, ब्रूजेस एब्रेशन अपीयर, नील वगैरह पड़े होंगे और उसके किनारे साफ नहीं कटे होंगे। फॉरेन पार्टिकल मे बी फाउंड इन इट, और उसके अंदर कोई और बाकी वो भी उसके वो पड़े होंगे, यानी बाकी बाहर के कोई जो है ना पार्टिकल उसमें मिलेंगे। जैसे वो चाकू पे आके गिरा तो जब ज़मीन पे गिरेगा तो उसके गिर्द रेत लग गई ना, कोई मिट्टी लग गई ना, क्योंकि चीज़ पे गिरा है, जिस चीज़ पे गिरा होगा उस चीज़ के इर्द गिर्द के जर्रे भी फिर पाए जाएंगे। तो ये क्या बताएंगे, ये गिर कर लगने वाला है, किसने मारा इसको नहीं है।
उसके बाद है कि कंसील्ड पंक्चर वूंड, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑफ पिन, कई मरतबा कातिल इस तरह करते हैं कि छुपा हुआ ज़ख़म मारते हैं। वो कैसे करते हैं? 50 मिनट की हो गई है। अच्छा, वो किस तरह करते हैं कि पिन मार देते हैं किसी ऐसी जगह पे, मिसाल के तौर पर गर्दन के नीचे से पिन छुपा दी, पंक्चर कर दिया ब्रेन को, या सर के इस हिस्से से जहाँ पे सुचर जॉइंट्स है वहाँ से पिन दाखिल कर दी, ठीक है, या कैनेथ ऑफ आई, आँख खोलकर अंदर से पिन कोई दाखिल कर दी। तो ये भी एक्सपर्ट जो किलर होते हैं ये ऐसा करते हैं कि ऐसा ज़ख़म लगाते हैं कि जिसके अंदर बंदे को पता भी ना चला और वो इस तरीके से उसको मार के चला गया। ज़्यादातर ये बच्चों को कत्ल करने का ऐसा तरीका होता है। फिर नैप ऑफ स्किन इनटू मेडुला, गर्दन के निचले हिस्से से मेडुला के अंदर, ब्रेन के मेडुला हिस्से के अंदर पिन छुपा देते हैं, ठीक है। फिर है कि पेरिटोनियल पंक्चर्ड वूंड, अगर आपको एक लाश ऐसी मिली जिसके पेट के अंदर की तह के अंदर जो है वो पंक्चर्ड था और वो औरत थी, तो आप क्या समझेंगे? इसका अबॉर्शन हुआ था, अबॉर्शन करने के दौरान जो है किसी से कत्ल हो गई, ये मर गई, तो उसने इसकी लाश बाहर फेंक दी। याद रखना, किसी भी औरत के पेरिटोनियल हिस्से पे, पेट के निचले हिस्से के अंदर वाली साइड पर अगर कोई चुभने का ज़ख़म का निशान हो और वो मरी हुई हो, तो आप क्या देखें, तो आप क्या समझ जाएंगे कि इसका अबॉर्शन किया गया था, अबॉर्शन के दौरान ये मर गई तो उसको फेंक दिया गया। आखिरी है कि ब्रोकन पीस इनटू बॉडी, अगर हमें उसने हथियार घोंप के यूँ मारा मगर उसकी नोक आगे से कमज़ोर थी, वो टूट के अंदर ही रह गई, हड्डी से लगी अंदर टूट के रह गई, ये प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा जो है, यानी मुद्दई पार्टी की तरफ से ये बड़ा क्या नाम है, उनका मज़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर जब उसके वो टुकड़ा रह गया है और अगर हथियार बरामद हो गया और वो वाला जो टुकड़ा जो अंदर रह गया था वो जो मैच करके देखेंगे तो वो अगर आपस में मिल गया तो यानी पक्का सबूत बन गया कि इसी हथियार से उसको मारा गया है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ तक देखा कि ये वूंड की किस्में थी। अब मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, तो मज़ीद आगे की जो वीडियो होगी हम एक एक टॉपिक पे करेंगे, डबल टॉपिक पे नहीं करेंगे, क्योंकि डबल टॉपिक पे करने से जो है ना वो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। हमारे एक में दुआ करना, और सबसे अहम बात ये कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में सारी किताबें पढ़ें, स्टूडेंट लाइफ को ज़ाया ना करें। 5 साल हैं आपके पास, इन 5 सालों में हर तरह की बुक पढ़ लें, ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।